अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल ए से लेकर जी तक एक्सेल को लेकर सीखेंगे। अपने इस सीरीज़ में मैं 2016 वर्जन यूज़ करने वाला हूँ एक्सेल का, और आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसका कोई मसला ही नहीं है। तकरीबन 90% जो है वो फीचर्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आपके पास होंगे और मेरे पास होंगे अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों सीखें, ऐसी क्या वजह है कि हमें इसको सीखना चाहिए। तो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर तो ये आपके लिए जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस्म के लिए खून है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपको एक्सेल नहीं आता तो इसका मतलब है आप ज़ीरो हैं। हीरो आप तभी बनेंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है और एक्सेल भी आपको एडवांस आता है। ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होने वाली है। इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम, मेरी कोशिश यही है कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, आपके हवाले कर दूं, आपको समझा दूं, या मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दूं कि जिस ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ये फील करेंगे कि अब आप एक्सेल के हीरो हैं। क्योंकि ऑलरेडी डिग्री आपके पास आने वाली है, एक्सेल आपको आता है, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी जॉब जो है वो आपके इंतज़ार में है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ब्लैंक वर्कबुक नज़र आ रही है, और दूसरा यहाँ से अगर आपको कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे बजट लिखता हूँ तो ये बजट से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स यहाँ पे हैं ये वो मुझे दिखा देगा। अगर मुझे कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है, कोई मुझे अच्छी पसंद आ जाती है तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ से मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये टेम्पलेट को मेरे लिए क्रिएट कर देगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ से बंद किया और यहाँ से मैं एक एक्सेल की फ़ाइल जो मैंने ऑलरेडी ओपन की है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको ऊपर जो नज़र आ रहे हैं वो टैब्स हैं। ये फाइल, होम, इंसर्ट, पावर पिवट तक ये सारे आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। इन टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे उसके अंदर ग्रुप्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। हर ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे एक लॉन्च बार नज़र आ रही है। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये उसमें मज़ीद उसने ऑप्शंस को ओपन कर दिया है। अब देखें उनके पास यहाँ पे जगह ना लिमिटेड है, तो उसने यहाँ पे टैब्स किए हैं। टैब्स के अंदर फ़ॉन्ट्स हैं और फ़ॉन्ट्स के बाद ग्रुप्स हैं, जैसे ये फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें बच जाती हैं तो वो उसने यहाँ पे उसको मज़ीद लॉन्च बार के अंदर इंक्लूड करवा दिया। वह ऐसे ही सब के अंदर है कि यहाँ पे जैसे ये डिफ़ाइन नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशंस, ये डेवलपर, ये व्यू के अंदर शो, जूम, विंडो, तो ये ग्रुप्स के अंदर फिर आगे लॉन्च बार हैं। क्योंकि जगह कम है ना उसके पास, तो उसने कुछ यहीं पे सारी चीज़ें, यानी कि टैब के आगे अंदर जो है वो ग्रुप्स है, ग्रुप्स के आगे लॉन्च बार है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसने डाल दी हैं। तो ये तो बेसिक बातें होगी इसको लेके, इसके मेन्यू बार को लेके। अब मैं स्प्रेडशीट की तरफ आ जाता हूँ। स्प्रेडशीट जो है वो कॉलम्स और रोज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज कॉल्ड स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट जो है वो किस चीज़ से मिली है, उसमें ये के बाद दीगरे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे है आप देखेंगे, आप इंटरसेक्शन देखेंगे, ये डी और ये 5, इसका जो एड्रेस है वो है D5। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है D5, D5 इसका सेल एड्रेस आ गया। इसी तरह इसके बाद इसमें रेंज होती है। जैसे ये मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्शन की है, ठीक है। रेंज के अंदर क्या आता है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स ये कैसे स्टार्ट होगा, बी, ये B2E7। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है, E2 से B2 से E7 इस तरह से आप रेंज को लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक डाटा बना लेते हैं।
यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि जी रीजन, टेरिटरी, टाउन, उसकी रिटेल सेल, उसकी होल सेल और टोटल सेल। इनका जो ये जो पहली रोज़ 3 रोज़ हैं, इनकी जो विड्थ है, कॉलम विड्थ, उसको मैं बराबर कर लेता हूँ। कॉलम विड्थ में रख देता हूँ 10, और जो ये आगे वाले हैं इनकी कॉलम विड्थ में कर देता हूँ 8। सिलेक्शन की यहाँ से कर दूंगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से ये होगा, ये रैप टेक्स्ट मैंने इसलिए इनका मैं साइज़ भी ज़्यादा कर सकता था, लेकिन इनका साइज़ मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इन तीनों जो रो कॉलम्स हैं, जो तीनों कॉलम्स हैं, उनका साइज़ मैंने बराबर कर दिया है। और इसको मैंने रैप टेक्स्ट करके यहाँ से एक तो मैं इनको सेंटर अलाइन कर दूंगा, और एक इनका जो है वो कॉलम से इनको सेंटर अलाइन कर दूंगा मैं। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्प्रेडशीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो स्प्रेडशीट के अंदर एक तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। टेक्स्ट क्या होता है? ABCD वाला जितना डाटा है, जैसे यहाँ पे ये आपको सदरन बहावन नगर उसका एक टाउन चिश्ती है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट है। उसके बाद डिजिट है, डिजिट जिसमें आपको सेल नज़र आ रही है, 3, 10 जितने भी गिनती है वो सारी। उसके बाद है फार्मूला। जो फार्मूला होता है वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। अब फार्मूला इसमें कैसे आएगा? फार्मूला यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लगे हुए थे, उनको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे रिटेल सेल ये है, होल सेल ये, इसका टोटल करूँगा इज इक्वल टू ये प्लस दिस। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद शिफ्ट दबा के इसको डाउन एरो आके कंट्रोल V कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया, सम लिख के टैब प्रेस करना है। टैब के बाद इन सब की सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद इंटर करूँगा तो ये टोटल आ जाएगा। अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये जो सम आ रहा है ना वो 266 आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ से ये ऑटो सम भी करूँगा ना, तो ये फिर भी उसको सम कर देगा। या फिर मैं अगर करता हूँ आल्ट प्लस, अगर आल्ट प्लस की शॉर्ट की को यूज़ करता हूँ ना, तो उससे भी ये उसको प्लस सम कर देगा। उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। इस सब की सिलेक्शन की मैंने। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे ये बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, इनको आप खुद से यूज़ करके एक एक को करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर करने के बाद ये ऊपर वाली इनकी सिलेक्शन की, इसको किया कंट्रोल B। यहाँ से इसकी जो हेडिंग है उसको मैंने किया हेडिंग, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर है और ये फ़ॉन्ट का कलर है। अगर आप देखते हो तो ये देखो, ये फ़ॉन्ट कलर दे रहा है और ये बैकग्राउंड का कलर है। इसको मैंने किया और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। इसी तरह से इसकी मैंने सिलेक्शन की, यहाँ से कंट्रोल B बोल्ड किया, यानी कि ये जो बोल्ड है ना, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल B है, और इसकी सिर्फ मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ। इस तरह से मैं जो है वो मैंने इसकी कुछ ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इसकी मैंने एडिटिंग कर ली है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने ना इसकी जो एडिटिंग है उसको ख़त्म करना है। अगर मैं खाली कंट्रोल यानी कि इसकी सिलेक्शन करने के बाद जो मेरे लैपटॉप की कीबोर्ड में डिलीट की यार इसको करूँगा, तो उससे टेक्स्ट तो चला जाएगा, कंटेंट तो चला जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहेगी। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। उसके बाद आपने ये होम टैब में आए। होम टैब में आने के बाद ना इस क्लियर के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जैसे क्लियर ऑल करूँगा तो ये सारा कुछ ही ख़त्म कर देगा। कंट्रोल Z किया। अगर ये मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दिया उसने। बाकी चीज़ें कंटेंट भी रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ उसने वो ख़त्म कर दिया। कंट्रोल Z किया। क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक्स जो कि इसमें अभी लगे नहीं हुए, आगे लगेंगे, वो भी इधर से ही क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर के अंदर मैं ये वाली ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने आपको बताई हैं अभी। अच्छा, तो अभी हम कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। बेसिक फार्मूलाज को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इन सब का मैं सम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा? अगर मैं इन सब का सम भी करता हूँ ना, मसलन कि इनकी सिलेक्शन करता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे देखें 852 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने किया इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया और इन सब की मैंने सिलेक्शन की। इसको कॉपी करके यहाँ तक
पेस्ट एज फॉर्मूला कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सम सिलेक्शन की कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट एज फार्मूला कर देना है। इस तरह से ये मेरे जो फार्मूलाज हैं ना ये यहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये हमने सम का फार्मूला देख लिया। अब मिसाल के तौर पे अगर ये आपको यहाँ पे टाउन नज़र आ रहा है, अगर इस टाउन के पहले 3 वर्ड्स आपने लिखने हैं तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट कोमा 3। तो ये मुझे लेफ्ट से जो है ना वो 3 वर्ड्स दे देगा। अगर मुझे राइट से 3 वर्ड्स चाहिए तो मैं राइट से कोमा लगा के 3 लिखूंगा, ये मुझे 3 वर्ड दे देगा। अमीन इसके मैं कर लेता हूँ 4। तो ये अमीन आ गया, ये पूरा आ गया। अच्छा, इससे तो मैंने क्या किया, इससे मैंने उसके अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट के लेफ़्ट से वर्ड्स लेने हैं या राइट से लेने हैं तो मैं इस तरह से लेफ़्ट और राइट का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला सेम मैं जो हमारे डिजिट्स होते हैं ना, सॉरी लेफ्ट, उस पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर 1 करता हूँ तो ये मुझे लेफ़्ट से जो पहला डिजिट यानी कि ये 1 बनता है ये मुझे 1 दे देगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास 2 वर्ड्स आ गए, अगर मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक बन जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट करूँगा, कोमा इसको करूँगा तो ये इन दोनों को जोड़ देगा। अगर मैं चाहता कि जो है ना वो अमीन और पुर के दरमियान में स्पेस आए तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप डबल कोमा लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे। अब मैं अगर इसको एंटर करूँगा ना तो ये इसके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। इवन कि अगर मैं इसके दरमियान में कुछ लिखूँ तो वो भी जो है ना वो आ जाएगा। ये देखो इसके शुरू पे और एंड पे स्पेस अगर मैं दे देता हूँ तो ये आ जाएगा अमीन एंड पुर। तो इस तरह से कॉन्कैटिनेट के ज़रिए मैं इन फार्मूलाज को मैं एक जगह पे यानी कि कोई भी वैल्यूज़ जो हैं उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड मीन के उनको आपस में जोड़ सकता हूँ। कुछ हम फार्मूलाज देख सकते हैं काउंट के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे मैनेजर्स हैं, ये उनकी 7 दिन की अटेंडेंस है और मैंने क्या किया उसमें मैंने चीज़ें जो मैंने रिपोर्ट बनानी उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ। उसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ चाहिए, कितने दिन वो प्रेजेंट थे, कितने दिन वो एब्सेंट है और कितने दिन उनके ऑफ बनते हैं। तो टोटल डेज़ को काउंट करने के लिए आपको काउंट ये लगाना पड़ेगा, इसकी रेंज की सिलेक्शन करेंगे आप तो ये आपको टोटल दिन बता देगा। टोटल 7 दिन बनते हैं। काउंट ए का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ़। काउंट इफ़ के अंदर सबसे पहले मैं अपनी सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन बनाने के बाद जो चीज़ मैंने मालूम करनी है ना उसको मैं ब्रैकेट कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख दूंगा। ये मेरा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए पी है। इसको मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि ये जो पहला बंदा है काशिफ जमील, इसकी प्रेजेंट 4 दिन की है। हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4 दिन की इसकी प्रेजेंट है, यानी कि ये बिल्कुल काउंट ठीक दे रहा है। इसी तरह एब्सेंट किया तो उसके लिए भी मैं लगाऊंगा काउंट इफ़ लगाने के बाद सबसे पहले मैं सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख दूँगा ए। ये सब की जो है ना वो एब्सेंट को काउंट कर देगा। उसके बाद हम ऑफ लगा लेते हैं काउंट इफ़ लगाने के बाद सबसे पहले मैं रेंज बनाऊँगा। रेंज बनाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ऑफ लिख दिया है तो ये मुझे बता देगा कि ये सबका एक एक दिन का ऑफ आता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इनका सम कर लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद आपने आल्ट प्लस का साइन दबाना है तो ये खुद ही जो है ना वो सबकी यहाँ पे एडिशन कर देगा। तो यहाँ पे हमने अभी कौन कौन से फॉर्मूले सीख लिए हैं, अभी हमने सीख लिया काउंट ए और काउंट इफ़। तो ये दो फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है टेक्स्ट, उसका नाम है
उस फॉर्मूले का मकसद ये है कि अगर डेट से आप खेलना चाहते हैं तो किस तरह खेलेंगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद ये सबसे पहले आपसे वैल्यू फॉर्मेट मांग रहा है, वैल्यू फॉर्मेट की ये आपसे डेट मांग रही है, ये मैंने डेट यहाँ पे दी, कोमा। फिर मैं अगर कोमा के अंदर लगाता हूँ, मंथ लिखता हूँ और कोमा बंद कर देता हूँ, तो ये मुझे जो है ना उसका महीना जो है ना वो दे देगा। ये इस तरह से आएगा, कोमा और मंथ मंथ करता हूँ। अगर 4 दफ़ा अगर मंथ मंथ कर दूंगा तो ये मुझे मंथ का नाम दे देगा। मज़ीद अगर मैं इसमें स्पेस करके मंथ ईयर करता हूँ तो ये अगर 2 दफ़ा वाई लिखूँगा ना तो ये मुझे डिजिट के अंदर मंथ देगा, ईयर देगा। अगर मैं इसको 4 दफ़ा करता हूँ तो ये फिर 2021 करके लिखेगा। मज़ीद अगर मैं इसमें डे जो है वो अगर 2 दफ़ा लिखूँगा तो ये उसका डिजिट में देगा। अगर मैं 4 दफ़ा कर दूंगा ना तो ये मुझे उस दिन का बता देगा। यानी कि ये जो डेट है ना 1 मई 2021, 1 मई 2021 को, मई 2021 और दिन सैटरडे का था। तो ये टेक्स्ट का फॉर्मूला जो है ना इसको आप यूज़ करते हुए इस तरह से डेट को जिस तरह से भी आपको चाहिए, फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ कि मंथ जो है ना वो मुझे इस तरह से चाहिए मंथ। अब अगर मैं 2 कर दूंगा ना तो ये डिजिट के अंदर 1 2 3 इस तरह से आएगा। तो ये उसने 5वां महीना 2021 और दिन सैटरडे कर दिया है। इसके अलावा टुडे का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करता हूँ, तो जो भी आज की डेट होगी वो मुझे बता देगा। तो एक फॉर्मूला नाउ का भी है। सिस्टम स्टक हो गया मेरा। अच्छा, नाउ इसको मैं करता हूँ तो ये नाउ इसने मुझे डेट भी बता दी है और साथ में टाइम भी बता दिया है। मज़ीद अगर मैं इस डेट की कोई फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे पास, ये मैं डेट में आ जाऊँगा। यहाँ से जो भी डेट अच्छी लगेगी, जो भी फॉर्मेट की, वो मैं यहाँ से मैनुअली भी जो है ना उसको चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको किया, इसका मैं एंटर कर दूँगा तो ये उसने उस फॉर्मेट की बना दी है जो फॉर्मेट मैंने वहाँ से सिलेक्शन की है। इसी में हम एक नेक्स्ट चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 डेट्स हैं तो उनके दरमियान में हमने डेज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। फ़र्ज़ करो एक डेट में यहाँ से ये ले लेता हूँ और दूसरी डेट ये जो लास्ट पे आ रही है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू, ये जो करंट डेट है माइनस जिस डेट से देखना है वो अगर करूँगा तो ये मुझे उसके दरमियान में जो दिन है ना वो बता देगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको यहाँ से काउंट कर रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये आपको 8 बता रहा है। यानी कि ये जो एक यकम की डेट है उसको कंसीडर नहीं कर रहा। तो अगर आपने उसको भी कंसीडर करवाना है तो फिर उसका जुगाड़ यही है कि इसमें एक प्लस कर दें। जब कभी आपने इस तरह से 2 डेट्स के दरमियान में डेज़ को कैलकुलेट करना है तो इसमें एक प्लस कर दें, ये अब आपको एग्जैक्ट दिन देगा। अगर आप इसमें 1+1 नहीं करेंगे तो ये आपको जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो ना उस दिन को ये उसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा। इवन कि आप इसमें इसको काउंट करके देख लें जिस तरह से मैंने काउंट किया है। इसमें जो नेक्स्ट मेरे पास फार्मूला है वो है ई डेट का। ई डेट का जो फार्मूला होता है ना उससे ये होता है कि आप जिस दिन के ऊपर आप इसको चेक करोगे ना उसमें आप जितना 1 2 3 या जितने आप नंबर दोगे ना उतने मंथ बाद का वो आपको डेट बता देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ई डेट, इसमें जो सबसे पहले वो आपसे पूछा स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट और कितने मंथ आपने आगे जाना है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी स्टार्ट डेट है 1 मई की और मैंने 1 मंथ आगे जाना है। तो ये मुझे दे देगा, अगर 1 मई है इसने मुझे 1 जून की डेट दे दी है। यानी कि जितने महीने मैंने आगे जाना है उतने महीने मैं यहाँ पे इसमें टाइप करूँगा। अगर अब मैं दिन देखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये फार्मूला था टेक्स्ट का कि मैं अगर इसको यहाँ पे करता हूँ तो इवन कि मुझे ये भी बता देगा कि उस दिन ट्यूसडे का दिन होगा। यानी कि 1 जून को, जो 1 जून है, 1 जून को ये है, ये देखें, ठीक है, 1 जून को ट्यूसडे का दिन है।
वो मैं जुलाई में देख रहा था। तो इसी तरह यानी कि अगर दिन भी देखना है तो फिर आप इसके ऊपर टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो जो है ना वो आपको, ये मैंने यहाँ पे ये किया था, इसका ये जो रेफरेंस आ रहा है ना, इसको रेफरेंस को आप ऐसे खींच के इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ रहा था, इसको मैं खींच के यहाँ पे ले आया हूँ। उसने बता दिया कि 1 जून को जो है ना वो ट्यूसडे का दिन है। इसमें आपको पता ही है कि आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं मंथ, तो ये मंथ दे देगा। ये देखें उसने मंथ भी बता दिया कि जून का महीना होना। नेक्स्ट जो मैंने फार्मूला आपके साथ डिस्कस करना है वो है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन में ये होता है कि अगर आपने कोई रैंडम नंबर बनाने हैं ना खुद से, कि आपने कुछ आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तो आप करेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन ये में पूछेगा कि सबसे छोटा नंबर कितना होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ना, तो ये 50 से लेके 1050 के दरमियान खुद ही नंबर जनरेट कर देगा। अगर मैं इनको दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा ना, तो ये जो नंबर्स पहले चेंज हुए हैं उनको ये तब्दील कर देगा, यानी कि जितनी बार मैं इसको करूँगा तो ये उसको तब्दील करता रहेगा। अगर आप ये सेम नंबर चाहते हो तो आप सिंपल इसको ये करोगे कि इसको कॉपी पेस्ट एज आप इसको वैल्यूज़ कर लेंगे। अब ये क्योंकि वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया है तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो फीचर है, वो है फ्लैश फिल का, जो हम एक्सेल में यूज़ करेंगे। मैं काफ़ी स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, बजाय कि हम फजूल चीज़ों में मैं आपसे बात करता रहूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फ्लैश फिल की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा काशिफ लिखने के बाद मैंने किया इंटर करने के बाद मैं अगर यहाँ पे डाटा में आता हूँ, यहाँ पे डाटा टूल्स की जो ग्रुप है उसके अंदर ये आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी फ्लैश फिल की। अगर मैं इसको फ्लैश फिल करता हूँ तो इसने मुझे खुद से जो उसके फर्स्ट नेम है वो मुझे खुद से दे देगा। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ अहमद लिखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लैश फिल, तो ये जो उसके लास्ट नेम है वो मुझे दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ के लिखने के बाद इसकी जो शॉर्ट की है फ्लैश फिल की वो है कंट्रोल ई। अगर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो ये मुझे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मुझे दे देगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट, जो हमने अभी पढ़नी है। इसका मैं बेसिक सा आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि सबसे पहले एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन लगेगी। अगर तो वो कंडीशन पूरी होगी तो जो यहाँ पे होगा वो वैल्यू आ जाएगी, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो जो यहाँ पे चीज़ होगी वो आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे पहले कंडीशन लगेगी और फिर दो आर्गूमेंट्स आएंगे, पहला आर्गूमेंट दूसरा आर्गूमेंट। अगर तो कंडीशन मेरी ट्रू है तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो आ जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो आ जाएगी। अब थोड़ा सा डाटा को लेके मैं आपको बताता हूँ कि डाटा क्या है। डाटा मेरा ये है कि इसमें रीजन है, रीजन की एक टेरिटरी है, टेरिटरी का एक टाउन है, टाउन की एक सेल है। उस सेल के ऊपर जो है वो कहता है कि अगर लेस देन 50 का टन की सेल है तो इंसेंटिव 0 है, और अगर सेल जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो 2500 रुपये का इंसेंटिव है। अब इसके ऊपर मैंने जो है ना वो इफ स्टेटमेंट लगानी है, और इन सब का ये तकरीबन बनते हैं 200, यहाँ पे काउंट देखें 275 टाउन्स हैं, 275 शहर हैं छोटे, जिनकी हमने इंसेंटिव उनकी सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है। मैंने कहा इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो फॉर्मूला है वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है। इफ़ मैं कहता हूँ अगर, अब सबसे पहले ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा कि अगर ये वाला सेल बड़ा है या बराबर है 50 के, तो अब मैं यहाँ पे पहला आर्गुमेंट दूंगा। मैंने कहा अगर ये उससे बड़ा या उसके बराबर है, ये देखिए अगर उसने कहा अगर उससे बड़े तो 2500, तो मैंने पहला आर्गुमेंट लिख दिया 2500। अगर तो ये वाला सेल 50 के बराबर या 50 से बड़ा होगा तो 2500 आए। अगर तो ये कंडीशन पूरी होगी, ट्रू होगी, तो ये जो 2500 है वो आ जाएगा, अदरवाइज इसको 0। अगर तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर 0 आ जाएगा। इसको मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये देखें ये सेल जो है 50 के बराबर या 50 से बड़ा है तो इसका जो इंसेंटिव है वो 2500 आ गया, और ये जो है वो 50 या 50 से छोटा है तो इसका आंसर 0 आ रहा है। टोटल अगर इंसेंटिव देखता हूँ तो वो आ गया 5,65,000। अब दूसरी चीज़ ये है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं करता हूँ इज इक्वल टू इफ
टैब दबाया, अगर ये सेल बड़ा है या बराबर है 50 के तो ये आ जाए, पहला आर्गुमेंट 2500 आ जाए, नहीं तो 0 आ जाए। अब देखें, अब मैं जैसे अब यहाँ पे तो ये ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देखिए सेल नीचे आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे आया करता हूँ तो ये सेल यहाँ पे आ गए, जबकि ये सेल तो यहाँ पे होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये जो सेल है ना, ये वाले H3 और H2 इनको लॉक करना पड़ेगा। तो मैं इसकी सिलेक्शन करके करता हूँ F4 और इसी तरह इसकी सिलेक्शन करके करता हूँ F4। ये अब हो गया लॉक। ये देखें, अगर मैं कहीं पे भी जाके देखता हूँ तो ये यहीं के यहीं है। तो इंसेंटिव अभी 5,65,000 आ रहा है। अगर कल को ये होता है वो कहते हैं कि जी अब जो इंसेंटिव है ना वो 2500 की बजाय जो 50 या 50 कार्टन से ज़्यादा एक सेल करेगा उसका इंसेंटिव 3500, तो मैं यहीं पे 3500 कर दूंगा। ये खुद ही अंदर चेंजेस कर देगा। और वो कहते हैं कि अगर किसी का 50 या 50 से कम भी है तो उसको पर 500 रुपये जो है ना वो फिर भी कंपनी देगी। तो मैं अगर यहीं पे अगर मैं फार्मूला इस तरह से लगाऊंगा ना तो ये मैं बाहरी चेंजेस कर दूंगा, तो उसी से मेरा काम चलेगा। मैं कुछ भी मैं कहता हूँ ये 5000 इंसेंटिव हो गया, तो ये 5000 इंसेंटिव के हिसाब से जो ना वो इंसेंटिव कैलकुलेट होगा। मुझे फार्मूले को आगे छेड़ना नहीं पड़ेगा, मैं इधर बाहरी चेंजेस कर दूंगा और वो वही चेंजेस जो है ना वो यहाँ पे उसको वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये बिल्कुल रियल टाइम डाटा है। अगर कल को आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको इस तरह के सिनेरियोज आएंगे कि आपके जो मैनेजर्स हैं उनका इंसेंटिव बना दो या सेल्स के ऊपर इंसेंटिव बना दो, तो आप वहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट को आप यूज़ कर रहे होगे। सिनेरियो थोड़ा सा मैं प्यारा कर देता हूँ। प्यारा किस तरह से करूँगा, इसकी मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद ये होम टैब में मैं स्टाइल का जो ग्रुप है उसके यहाँ का, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो उसको ये रेड कर दे, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से जाके मैं इसको कहता हूँ कि इसको ग्रीन कर दे। या फिर इसमें मैं कुछ कस्टम भी जाके बना सकता हूँ, ठीक है, इसको ग्रीन कर दे। अब ये क्या होगा, इसने ना मुझे चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि जो भी मसलन के मेरे इंसेंटिव जिनको इंसेंटिव मिला है वो ग्रीन हो गए हैं और जिनको इंसेंटिव नहीं मिला उनको उसने रेड कर दिया है। इवन कि इसको मैं बाद में जो है ना वो फ़िल्टर बाय कलर भी कर सकता हूँ। अगर 2 तरह के फ़िल्टर आ रहे हैं, अगर मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ तो ये जिनका इंसेंटिव है ये उनको फ़िल्टर कर देगा। अगर इसको मैं फ़िल्टर बाय रेड करता हूँ तो ये जिनका इंसेंटिव नहीं बना ये उनको फ़िल्टर कर देगा। तो इस तरह से मैंने इनकी एक कंडीशनल फॉर्म में इफ़ का फार्मूला लगा के इंसेंटिव बना के उसको एक रंग दे दिया ताकि जो है ना वो आसानी से उनको हम आसान दिखने में आसानी हो कि इतने लोग जो हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिला और इतने लोगों को इंसेंटिव मिला है। हम ना मज़ीद थोड़ा डिग डाउन करते हैं इस स्टेटमेंट को एंड के साथ। अब मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि अगर जो उसकी सेल है वो लेस देन 50 कार्टन है तो उसका इंसेंटिव 0 होगा। अगर 50 से लेके 70 के दरमियान होगा तो उसका इंसेंटिव 1000 हो जाएगा, और अगर वो 70 से ज़्यादा है तो उसका इंसेंटिव जो है वो 2500 हो जाएगा। अब इसको जो है ना वो हम यहाँ लगाते हैं, इसका इंसेंटिव 2 करके। अगर ये सेल जो है वो लेस देन 50 है तो इसका इंसेंटिव हो जाए 0। ये पहली बात, ये वाली बात हमारी हो गई, ठीक है। अब ये जो दूसरी बात है इसके अंदर 2 कंडीशन लगती हैं कि ये 50 से बड़ा भी हो, 50 के बराबर या 50 से बड़ा भी हो, और 70 के बराबर या 70 से छोटा भी हो, दोनों चीज़ें हों तो 1000 होएगा। अगर 70 से ज़्यादा होगा तो 2500 हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे लगेगा इफ़ और एंड। इफ़ और एंड का मतलब ये होता है कि एंड के अंदर ये होता है कि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ना उनका पूरा होना ज़रूरी होता है, जो दोनों स्टेटमेंट लग रही होती हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट्स पूरी होंगी तो फिर ही जो है ना वो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ इफ़ एंड एंड अगर ये ग्रेटर देन और बराबर है 50, यानी कि ग्रेटर देन और 50 से, या अब मैं स्लैब बना रहा हूँ, 50 से कम वाले तो मैंने कह दिया 0 हो गए। अब मैं यहाँ पे इफ़ एंड के ज़रिए एक स्लैब बना रहा हूँ कि 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा हो, और दूसरी मैं कंडीशन लगाता हूँ या फिर ये 70 से कम
या बराबर हो तो 1000 पे इंसेंटिव होएगा। अच्छा, ये जहाँ पे मैंने ये 70 लिखा है ना, यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये आपने याद रखना है, ये ब्रैकेट ज़रूरी है। एक आखिरी इफ़ के अगर ये 70 से, अगर ये ग्रेटर दैन 70 है तो फिर यहाँ पे 2500 आ जाएगा। अब देखिएगा, अगर ये 49 है तो देखिए इंसेंटिव ज़ीरो हो गया। जैसे ही मैं इसको 50 करूँगा इसका इंसेंटिव बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो ये वाला है ना, यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि अगर ये 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा है, अगर ये 70 तक होगा तो 1000 रहेगा। जैसे ये 71 यानी कि 70 या 70 से ज़्यादा होगा तो इसका इंसेंटिव साथ ही 2500 हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये इस तरीके के ज़रिए आप इफ़ एंड को आपस में मर्ज करके यूज़ करते हैं। इफ़ और एंड का मकसद ये होता है कि जो दोनों कंडीशंस मैंने लगाई हैं, इफ़ एंड के अंदर देखिए मैंने दोनों कंडीशन लगाई हैं। ये देखिए, एक कंडीशन ये लगाई है, एक कंडीशन 70 से कम वाली लगाई है। ये 1000 तब भी आएगा जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, अदरवाइज ये 1000 की वैल्यू कभी नहीं आएगी। इफ़ एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, उसका नाम है वी लुकअप, यानी कि वर्टिकल लुकअप हमने कैसे करना है। ये एक बड़ा ही पावरफुल फार्मूला है और ये एक जादुई फार्मूला आप इसको बोल सकते हो। यानी कि अगर आप कहो ना कि आपको जादू आ जाएगा तो बात कहना ये ठीक होगी। तो मैं आपको पहले इसकी लॉजिक सिखाऊंगा और आपको इस तरह से समझाऊंगा कि उसके बाद आप जो भी आपका डाटा है, आप जिस तरह का भी डाटा यूज़ कर रहे हो, आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इजीली जो है ना वो वी लुकअप कर सकोगे डाटा। तो मैं, क्योंकि रियल टाइम डाटा, मार्केट का डाटा, जिस तरह का मार्केट्स में डाटा होता है, जिस तरह का आपको कंपनीज में डाटा देखने को मिलेगा, मैं उस तरह का ही डाटा यूज़ कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ नहीं करना, बल्कि ये आपके सामने ही है। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास आ रहे हैं टाउन। तो टाउन की यहाँ पे सेल, इंसेंटिव और इंसेंटिव टू जो है ना, वो मैंने यहाँ पे करना है लुकअप। मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे टाउन्स के नेम आ रहे हैं। अब ये 280 टाउन है, अब मैं सबका बारी बारी जाके ऐसे लिख तो नहीं सकता ना। तो इसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो है वी लुकअप। मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, इज़ इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि जो भी एक्सेल में जब भी आप इज़ इक्वल टू लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं। वी लुकअप, टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद जो मेरी लुकअप वैल्यू है, इस फॉर्मूले में भी आप देखें यहाँ पे वो आपको बता रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसकी बेस के ऊपर मैंने लुकअप करना है। उसके बाद कोमा, कोमा के बाद आप यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है टेबल अरे, कि किस टेबल में से जाके आपने लुकअप करना है। तो सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू लेनी है। लुकअप वैल्यू लेने के बाद फिर मैं कोमा प्रेस करूँगा। कोमा के बाद फिर टेबल अरे देनी है, और मेरी जो टेबल अरे है वो है ये इफ स्टेटमेंट की शीट में जाके यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ऐसे करूँगा मैं। ये मैंने अपना टेबल अरे बना दिया है। टेबल अरे बनाने के बाद उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि मैंने किस कॉलम से वैल्यू जो है ना वो सर्च करनी है। तो मेरा जो आंसर है वो मैंने सेल लेनी है। तो ये मेरा हो गया कॉलम 1, ये मेरा हो जाएगा कॉलम 2। यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और उसके बाद मतलब एंड पे प्रेस करूंगा 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि ये आपको एग्जैक्ट मैच देगा। चाहे यहाँ पे 0 लिख लें, चाहे यहाँ पे फॉल्स लिखें, जो आपका दिल करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसने जितना भी जो भी डाटा था उस सारे डाटा को यहाँ पे मेरे पास पेश करवा दिया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये कैंची है, इसको मैंने यहाँ पे आया, इसको मैं कंट्रोल करके सर्च करता हूँ, ये देखिए 57 आ रहा है, यहाँ पे भी 57 आ रहा है, यानी कि ये हमारा लुकअप ठीक हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम में ये लुकअप करना है, यहाँ पे भी लुकअप करना है, यहाँ पे भी लुकअप करना है। अब फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे कोई 50 लुकअप करने हैं कॉलम्स के अंदर, तो मैं क्या पहले यहाँ फार्मूला लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, वो तो मुझे 50 फार्मूला लगाने पड़ेंगे। तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मैं एक ही दफ़ा लुकअप लगाऊं और उससे मेरे 50 लुकअप लग जाएं। तो बिल्कुल इसका आंसर है कि है,
वो क्या है वो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। तो आइए आपको करके दिखाते हैं जादू। इसको ख़त्म किया मैंने, ख़त्म करने के बाद मैं कहता हूँ वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप के बाद इस पे आया मैं। अच्छा, इसको मैं फ्रीज करना आपको एंड पे सिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू ले ली, लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे बनाना है। टेबल अरे मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे आया मैं, ये मैंने बना लिया टेबल अरे। टेबल अरे बनाने के बाद जो मेरा पहला जवाब है सेल का वो है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4। पहला मेरा जो है वो 2 में आंसर है, 2, चाहे 0 लिख लें चाहे फॉल्स लिख लें एग्जैक्ट मैच के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। पहली चेंज ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2, 3, 4, जो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है ना, इस 2 को मैं कर दूंगा इसके इसके साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं C3 पे आया। C3 के अंदर मैं जो मेरा कॉलम है ना, कॉलम, ठीक है, यानी कि मेरा जो कॉलम है उसको मैं कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज करने से क्या होगा, फ्रीज करने से ये होगा कि जो मेरा ये C3 है, ठीक है, ये मूव नहीं होगा, ठीक है, जबकि जो 3 है ये मूव हो जाएगा। यानी कि C3 का मतलब ये है कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी इस तरफ करूँगा ना, तो ये C का C रहेगा। ये देखना, मैं अभी इधर आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखो इससे क्या हुआ है, ये देखें, जब मैंने इसको यहाँ पे F2 किया है तो ये जो मेरा C3 है यहाँ पे भी अमीनपुर आ रहा है और यहाँ पे भी ये देखो ये वाली चीज़ आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये इस तरह फ्रीज नहीं करता, अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रीज नहीं करता, फ्रीज करने के बगैर मैं फॉर्मूला पेश करता हूँ, तो ये देखो ये अमीनपुर पे है, यानी कि मेरी ये C3 वाली वैल्यू, अगर मैं इसको बिना फ्रीज किए कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो ये C3 से D3 हो गई है। तो इसलिए क्योंकि मैंने इसको C3 रखना है, इसलिए मैं इसका जो कॉलम है ना, कॉलम, वो मैं कर दूंगा फ्रीज, लेकिन 3 फ्रीज नहीं करूंगा। 3 मैं इसलिए फ्रीज नहीं करूंगा कि ये ताकि ये नीचे आता, जब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करूंगा तो 3 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन इस तरफ कॉपी करने से ये C से D और E F नहीं होगा। इसलिए मैं इसका जो ये है इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के बाद अब ये देखो जो मेरा ये D1 है, यानी कि जिसके अंदर ये मैंने इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका मैंने क्या फ्रीज करना है, इसका मैंने फ्रीज ये करना है कि ये जब मैं इसको इस तरफ कॉपी करूँ ना, जब मैं इसको इस तरफ कॉपी करूँ तो ये इधर को मूव हो, लेकिन ये नीचे को मूव ना हो, यानी कि इसकी गिनती 3, 4, 5, 6, 7 मूव ना हो, वो 1 पे ही रहे, लेकिन कॉलम इसका चेंज हो जाए। तो मैं इसका क्या फ्रीज करूँगा, जो इसकी 1, 2, 3 वाली रोज है उनको मैं फ्रीज कर दूंगा। ये मैंने इसकी रो कर दी फ्रीज। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और इसको कॉपी करके ये पेस्ट करता हूँ ना, तो ये देखो जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये क्योंकि मैंने C3 को यहाँ पे फ्रीज किया था, तो ये यहाँ पे आके भी C3 है, और जब मैं इसको करूँगा ये देखें, चाहे मैं यहाँ पे हूँ फिर भी ये वाला जो E है ये यहीं पे है, ठीक है, ये देखें यहाँ E यहाँ पे ही है, E यहाँ पे ही है, ठीक है, E यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको फ्रीज किया, और इससे क्या हुआ है कि इससे मैंने एक दफ़ा ही जो है ना वो तीनों वीलुकअप लगा दिए, मुझे बार बार वीलुकअप नहीं लगाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास यहाँ पे इतने कॉलम होते हैं, इनमें मैंने लुकअप लगाना है, तो मैं बारी बारी तो नहीं लगाता ना, फिर मैंने ये करना था, मैं यहाँ पे गिनती करता, गिनती करने के बाद जिस तरीके से मैंने वीलुकअप किया है उस तरह से मैं इसको लुकअप कर दूंगा। कोशिश तो मैंने की है आपको समझाने की, और आई होप कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। इसमें अगर कोई किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको किसी और तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूँ। अब मैंने इस वीडियो जो वीलुकअप की वीडियो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, एक सिंपल वीलुकअप आपने कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और मल्टीपल वीलुकअप्स आपने कैसे लगाने हैं मैंने आपको वो भी प्रोसेस बता दिया। आई होप कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको ये जो एक जादुई फॉर्मूला था उसका आपको फ़ायदा होगा। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम समझने जा रहे हैं ना, वो है पिवट टेबल। अगर पिवट टेबल आप समझ लेते हो तो आप खुद को क्लेम कर सकते हो कि आप डाटा एनालिस्ट हो, लेकिन
इसको समझने के बाद क्लेम करना है, उससे पहले नहीं करना। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो हम डाटा के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डाटा, ये जो इस शीट के अंदर आपको डाटा नज़र आ रहा है वो डाटा किससे रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले रीजन आ रहा है, रीजन के अंदर एक टेरिटरी है और टेरिटरी के अंदर एक टाउन है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ कि ये मेरा सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन के अंदर टेरिटरीज़ हैं, जैसे ये एक टेरिटरी है और इस टेरिटरी के अंदर जो है वो आगे ये टाउन्स हैं, ये वाले इसके टाउन्स हैं, ये जो आपको सारे टाउन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सब टाउन्स हैं। अगर मैं किसी एक टाउन को क्लिक करता हूँ तो उस टाउन की जो ये डेट वाइज सेल है, 1 मई की, 2 मई की, 3 मई की, इस तरह से जो उसकी डेट वाइज सेल है, इवन आगे ब्रांड भी डले हुए हैं, उसकी डेट वाइज और ब्रांड वाइज उसमें सेल आ रही है। अब हमने इसको समझना है कि हम इसके ऊपर पिवट टेबल को कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिवट टेबल की ऑप्शन है, इसको क्लिक किया मैंने। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके सारे डाटा को खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन करने के बाद सिंपल आपने इसको ओके कर देना है। आप इसको अगर यहाँ पे ओके करते हैं तो ये खुद से एक शीट ओपन करके उसके अंदर पिवट टेबल लगा देगा। इवन अगर आपने कहीं पे इसको पेस्ट करवाना है, मैन्युअली खुद आप पेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप उसकी लोकेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग शीट के अंदर कहाँ पे, मैंने कहा जी यहाँ पे मैं पिवट टेबल को पेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो वो पिवट टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो अगर मैं इसको शो फील्ड लिस्ट करता हूँ तो ये सारी पिवट टेबल की ऑप्शंस इसमें आ जाएंगी। तो इसको मैं फ़िलहाल रीड करता हूँ। दोबारा से मैं इंसर्ट में आया, पिवट टेबल को क्लिक किया और इसको मैं अगर सिंपल ओके कर दूंगा ना तो ये खुद से एक नई शीट ओपन करेगा। उस शीट को मैं दे देता हूँ रिपोर्ट का नाम दे देता हूँ। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जितने हेडर्स हैं, यानी इस डाटा के अंदर ये जितने हेडर्स थे, रीजन, टेरिटरी, टाउन, प्राइस, सेक्टर, मंथ, ईयर, यानी कि ये जितने यहाँ पे आपको हेडर्स नज़र आ रहे हैं ये सारे वहीं पिवट टेबल में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे हेडर्स इसमें आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जितने भी आपके हेडर्स हैं वो हेडर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ये फ़िल्टर है, ये कॉलम्स है, ये रोज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। जितनी भी वैल्यूज़ है ना, यानी कि वैल्यूज़ का मतलब ये है, ये गिनती डिजिट, रिटेल सेल, होल सेल, टोटल सेल, ये जितनी डिजिट्स वाली अमाउंट्स है ना वो हमेशा आपने इस खाने में डालनी है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम इसमें करते हैं, फिर मैं यहाँ पर रीजन लिखता हूँ तो ये देखिए ये जो रीजन है ना ये रोज़ में आ गया, यानी कि एक रो में ये, एक रो में ये, एक रो में ये, इस तरह से ये जितने भी अमाउंट्स होंगे उनको यूनिक ये रीजन को जो है वो रो में दे देगा। अब अगर मैं इसी रीजन को कॉलम में ले जाता हूँ तो ये मेरे डाटा को ऐसे कॉलम में दे देगा। पहले आपने देखा था रीजन आ रहा था, रीजन पहले आ रहा था सेंट्रल, नॉर्थ, सदर्न, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह से आ रही हैं। अगर मैं इसको कॉलम के अंदर करूँगा ना, कॉलम में, तो फिर ये डाटा कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि सेंट्रल, नॉर्थ, सदर्न, इस तरह से डाटा आ जाएगा। तो यानी कि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप रोज़ के अंदर कोई डाटा रखेंगे तो वो डाटा आपका इस तरह से आएगा। अगर आप उसको मैं कॉलम्स में रखूँगा तो डाटा मेरा इस तरह से आ जाएगा कॉलम्स में। ये पहला एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अगर मैं इसको रोज़ में ले जाता हूँ तो ये मेरा डाटा रोज़ में आ जाएगा। तो ये समझने के लिए था कि जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जितना मेरा डाटा, जिसमें यानी कि रीजन, टेरिटरी, टाउन, बाय सेक्टर, ये जो डिजिट वाला मेरा डाटा है ना, डिजिट वाला डिजिट के बगैर, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक डाटा है, जितना भी अल्फ़ाबेटिक डाटा है ना वो मोस्टली यहाँ आप कॉलम में या रीजन में उसको यूज़ कर रहे होंगे। और जितना भी मेरा डाटा ये वाला रिटेल, होलसेल और टोटल सेल, ये जितना भी है इसको हमेशा मैं ये वैल्यूज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रीजन रखा, रीजन रखने के बाद मैं यहाँ पे आया, इस टोटल सेल को मैंने यहाँ पे इंटर किया तो ये उसने मुझे टोटल सेल बता दी कि ये मेरी टोटल सेल इतनी है। जैसे ये कह रहा है कि सेंट्रल की जो टोटल सेल है वो आ रही है 78,112। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ सेंट्रल का, तो ये टोटल सेल को देखो, यहाँ पे ये देखो ये 78,112 सेल आ रही है, यानी कि जो पिवट टेबल है वो मुझे ठीक रिपोर्ट बता रहा है, वो मुझे गलत रिपोर्ट नहीं बता रहा। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने
सेम रिपोर्ट मुझे दिखा दी है कॉलम वाइज, यानी कि पहले ये डाटा मेरे रोज़ में था, इस एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उसी तरह से 78,112, 25,000, 22,507, 44,980। इसको मैंने यानी कि रीजन को मैं अगर यहाँ पे ले आता हूँ, अगर मैंने ब्रांड वाइज सेल देखनी है तो मैं क्या करूँगा, जो ब्रांड है उसको मैं ले आऊँगा कॉलम में, यानी कि उसने यहाँ पर रीजन कर दिया, और जो यहाँ पे मेरे ब्रांड थे बिस्ट्रिक्स, कैंडी, मार्केट, प्रिंस, रियो, स्नोबर, सुपर, स्पीड, टाइगर, टबैको, टक, ये मेरे जो हैं वो बिस्किट्स हैं जो मैं इसमें यानी कि मैंने डाटा डाला हुआ है। तो ये इस तरह से मुझे, अगर मैंने यहाँ पे रीजन रखा है, यहाँ पे ब्रांड रखा है, तो ये मेरे ब्रांड्स को ले गया है कॉलम्स में, और जो रीजन्स हैं उनको वो ले गया रो में। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं रीजन को यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं ले आता हूँ ब्रांड को यहाँ पे, तो ये ब्रांड को यहाँ पे ले आएगा। अगर मैं रीजन यानी कि कहता हूँ कि यहाँ ब्रांड आ रहे हो, फिर पहले रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, दोनों रीजन की सेल्स आ रही हो, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं रीजन को यहाँ कॉलम्स में डाल दूँगा। तो इस तरह से आप डाटा से मुख्तलिफ तरीके से खेल सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, इसमें मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, इस पर मैंने राइट क्लिक की, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको कहा कि मैं इसको कर दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, टक जो बिस्किट है ना उसकी सेल सबसे ज़्यादा है, और जो टबैको बिस्किट है मेरा उसकी सेल सबसे कम है 96, टक की सेल सबसे ज़्यादा 50,614। तो अगर मैं इस तरह से इसको सॉर्ट करूँगा ना, अगर मैं इसको करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, तो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। अच्छा, डाटा को हम मज़ीद डिग करते हैं कि कितना हम इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और कितना ज़्यादा हम इसको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये डाटा निकालता हूँ, ये भी निकालता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया रीजन, रीजन के अंदर मैंने किया टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर मैंने किया टाउन। उसके बाद इसकी मैंने कहा मैं टोटल सेल देखना चाहता हूँ, टोटल सेल को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आप आए यहाँ पे डिज़ाइन पे, डिज़ाइन में आने के बाद सबसे पहले आपने किया डू नॉट शो सब टोटल, जो सब टोटल हैं वो आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो सब टोटल आए थे वो ख़त्म हुए। उसके बाद आपने इसको करना है शो इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के बाद इसको आपने कर देना रिपीट ऑल आइटम्स, यहाँ पे ये सारी आइटम जो है ना वो रिपीट हो जाएंगी। इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये टोटल सेल जो है ना वो मुझे ब्रांड वाइज नज़र आए, तो ब्रांड वाइज नज़र आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रांड्स को मुझे कॉलम में रखना पड़ेगा। तो मैं अगर ब्रांड्स को यहाँ पे कॉलम में रखता हूँ तो ये मुझे जो मेरी सेल है वो ब्रांड वाइज दिखा देगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी आप जो कॉलम विड्थ है उसको आपने हमेशा सेम रखा करना है। इसको मैं इसकी कॉलम विड्थ में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने व्यू पे आना है, व्यू पे आने के बाद इसको मैंने करना है फ्रीज़ पैन। फ्रीज़ पैन करने से ये होगा कि मैं अगर इस तरह नीचे जाऊँगा तो ये इधर से फ्रीज़ हो जाएगा, और अगर इस तरफ आऊँगा तो जो मेरी ये वाली ऑप्शंस हैं वो भी मुझे नज़र आती रहेंगी। मज़ीद इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस मैंने किया, कंट्रोल प्लस करूँगा तो यहाँ पे एक रो ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं आ जाऊँगा एनालाइज में, एनालाइज में आने के बाद इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे मैंने रीजन और टेरिटरी को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे रीजन को मैं यहाँ ले आया, और इसके ये जो कॉलम्स हैं इनको मैंने कर दिया 2 करने के बाद इंटर कर दूँगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ, इसका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ मैं। अब देखें इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ पे इजीली मुझे यहाँ पे फ़िल्टर नहीं करना पड़ेगा। मैं अगर सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, उसकी फैसलाबाद टेरिटरी को करता हूँ, तो वो मुझे उसकी जो टोटल सेल है ना वो दिखा देगा। अब इसकी टोटल सेल आ रही है 11,555। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई अगर मैं यहाँ पे आके इस पर फैसलाबाद पे क्लिक करता हूँ और ये देखें, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखें ये इसकी सेल आ रही है 11,555, यानी कि जो मेरा पिवट टेबल है वो डाटा मुझे ठीक दिखा रहा है। और डाटा ठीक है ना, ये बस मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें, अगर मैं इसमें इनकी यहाँ पे विड्थ को करता हूँ 6 करने के बाद इसको मैंने इसकी इतनी सिलेक्शन की, होम पे आया, इसको मैंने किया रैप टेक्स्ट करने के बाद ये मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद इनको सेंटर लाइन किया और इनको
यहाँ से भी सेल से जो है ना वो सेंटर मैंने अलाइन कर दिया हाइट के हिसाब से। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ना दोबारा से गुजरा वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये देखो इसने इसकी जो विड्थ है ना उसको खुद ही ऑटो एडजस्ट कर दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना वो चेंज ना हो, जो मैंने विड्थ की सेटिंग एक दफ़ा की है वो विड्थ की सेटिंग वही रहे। उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी जो है ना वो विड्थ मैंने रखनी है 8 रखने के बाद इसको मैंने रैप टेक्स्ट किया और ये सेंटर लाइन वगैरह मैंने पहले से किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर करूँगा राइट क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा पिवट टेबल ऑप्शंस में। पिवट टेबल ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो कॉलम्स विथ ऑन अपडेट। अगर मैं इसको यहाँ पे अनचेक करके इसको ओके कर दूंगा ना तो इसका मतलब ये होएगा कि अब मैं देखो मैंने गुजरा वाला किया, अब ये उसकी जो विड्थ है ना उसको वो चेंज नहीं कर रहा। हमने 8 की थी, ये देख लो इसकी विड्थ 8 आ रही है, ठीक है। इवन के सबकी विड्थ देख लो, सबकी विड्थ 8 ही आ रही है, सबकी वो नहीं दिखा रहा, हमें एक एक करके ही देखनी पड़नी है, ठीक है। ये देखो सबकी विड्थ 8 ही आ रही है। अगर मैं इसको करता हूँ जड़ा वाला को करता हूँ, ये देखें उसकी विड्थ, इनकी जो विड्थ है वो सेम ही रहेगी। वो ये थोड़ा सा आपको इसलिए लग रहा है कि वो ब्रांड कम ज़्यादा हो जाते हैं ना, उस वजह से शायद आपको लग रहा है। खुशाब करूँगा फिर भी विड्थ, अब देखो इसकी विड्थ जो है वो 8 है, इसकी भी विड्थ 8। तो अगर मैं इस तरह से उसकी ये वाली ऑप्शंस को कर दूंगा ना तो वो उसकी विड्थ जो है ना वो सेम रहेगी कॉलम की। उसके बाद मज़ीद इसकी अगर मैं पिवट टेबल ऑप्शंस में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कि फॉर एम्प्टी सेल्स। अगर ये अब देखें यहाँ पे इसमें ना ये एम्प्टी सेल आ रहे हैं, तो वो अगर आप एम्प्टी सेल को खाली छोड़ना चाहते हो, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एम्प्टी सेल, जहाँ जहाँ एम्प्टी सेल है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ एम्प्टी सेल होएगा वहाँ पे 0 पुट कर देगा। उसका फ़ायदा ये होएगा कि ये पिवट टेबल में मूव करना ईजी होएगा। ये देखो यहाँ से ऐसे मूव करना ईजी है। तो इसमें ये एक दो ऑप्शंस हैं जो कि मसलन के बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पावरफुल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करो कि आपके पास ना डाटा में ये मैं इसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने के बाद अब मेरे पास इसमें टोटल सेल नहीं है, तो मैंने पिवट टेबल के अंदर जो है ना वो फार्मूला अगर लगाना है तो वो मैं फार्मूला कैसे लगाऊंगा उसको हम सीखेंगे अभी। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम ये वो तो सीखने जा रहे हैं, इसके साथ हम ये भी सीख लेंगे कि हमने पिवट टेबल को रिफ़्रेश कैसे करना है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इस पर कोई ऑप्शन है कि रिफ़्रेश मैंने किया, सब कुछ गायब हो गया। गायब क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ पे मैंने जो डाटा था उसको डिलीट कर दिया है। तो मैं रिपोर्ट में आता हूँ दोबारा से, अब इस पर राइट क्लिक किया, शो फील्ड लिस्ट करता हूँ तो ये उसकी फील्ड लिस्ट आ जाएगी। अब देखो इसमें ना रिटेल और होलसेल तो आ रहा है लेकिन इसमें टोटल सेल नहीं आ रहा। तो टोटल सेल अगर मैं पिवट टेबल के अंदर फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से एनालाइज में आओगे। एनालाइज में आने के बाद ये फील्ड आइटम्स और सेट्स वाली ऑप्शन आएगी, यहाँ से आप करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सेल। टोटल सेल के बाद आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आपने करना है रिटेल इंसर्ट प्लस होलसेल इंसर्ट, इसको आप ओके करेंगे तो ये देखो ये सेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये जो टोटल सेल आ रही है ये आ रही है 22,814 फैसलाबाद की। हम फैसलाबाद की यहाँ से देख लेते हैं सेल कि टोटल सेल उसकी कितनी आ रही है हमारे पास। तो हम फैसलाबाद की ये टोटल सेल देख लेते हैं, ये देखो 22,814 आ रही है, यानी कि रिटेल और होलसेल को मैं अगर टोटल लिखूँगा 22,814, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला लग गया है वो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लग गया है। यानी कि उसने क्या किया, उसने रिटेल और होलसेल दोनों को जमा कर दिया और ये फॉर्मूला हमने इसके अंदर ही लगाया है। अब मज़ीद अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो आप इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे मैं पिवट टेबल ऑप्शंस में आता हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज की। मर्ज पे मैंने क्लिक किया, इसका क्या होएगा कि ये जो आपकी पहली वाली ऑप्शन होंगी उनको मर्ज कर देगा। यानी कि ये देखो ये जो सेंट्रल था ये सब में सेंट्रल नहीं लिखा आ रहा था, ये फैसलाबाद था सब में फैसलाबाद ही आ रहा था। अब ये मर्ज नहीं हुआ क्योंकि ये ऑप्शंस डिफरेंट है, अमीनपुर, बुआना, चन्योट, ये आपस में मिलती नहीं है। तो मर्ज की ऑप्शन से इस तरह है। अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक करता हूँ, ये देखें इसने जो ऑप्शन, अब ये देखो ये जो रीजन है ये तो एक आ रहा है ना, तो ये मर्ज की ऑप्शंस को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसको आप यहाँ से अनचेक करके दोबारा इसको ओके करेंगे तो ये आपका जो है ना ये ऑप्शन चली जाएगी। इसके अलावा अगर पिवट टेबल में कहीं पे कोई एरर आ रहा है
तो एरर को आप यहाँ पिवट टेबल ऑप्शंस में आए, आप यहाँ पे आया कि अगर कोई पिवट टेबल में एरर आ जाए ना, तो आप यहाँ से सिलेक्शन करके कह सकते हो कि जहाँ पे एरर आ रहा है उसको ज़ीरो कर दो। तो वही क्या करेगा कि जहाँ पे भी एरर आ रहा होगा ना, उसको वो कर देगा ज़ीरो। तो ये काफ़ी जो है ना वो ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जैसे ये सम ऑफ टोटल, इस पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, इस तरह की ऑप्शन जो है ना वो इसकी यूज़ कर सकता हूँ। और जैसे मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये अब उसका सम नहीं करेगा, बल्कि ये उसको काउंट करेगा। इसके ऊपर तो ये वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि ये जो है ना, इसको मैंने किया सम करने के बाद मैं यहाँ से ये होलसेल ले लेता हूँ। होलसेल लेने के इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी आ गई होलसेल। होलसेल को मैं अगर यहाँ पे आके काउंट करता हूँ तो ये अब ये उनको जमा नहीं कर रहा, ये उनका काउंट कर रहा है टोटल, ठीक है। ये जी 2604 का काउंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको देखता हूँ तो इसको आप देखोगे कि ये जो काउंट आ रहा है, ये टोटल काउंट तो आ रहा है 4868 का। और अगर मैं इसको क्लिक ख़त्म करता हूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पर टोटल 4868 का काउंट आ रहा है। तो इस तरह से आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि इसमें काउंटिंग नहीं करनी, हमें तो टोटल सेल चाहिए, सेल का सम करना है, तो इसलिए मैं ये सम की ऑप्शन यूज़ करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे नंबर के ऊपर आके यहाँ पे उसका नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, इसके डेसिमल को ख़त्म कर सकता हूँ कि ये डेसिमल, अगर मैं इसको 2 करता हूँ ना तो ये देखना इसके ये 2 डेसिमल ऑन कर देगा। तो ये डेसिमल अगर ऑन है तो इसको आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। इसमें डेसिमल, इसको मैं ज़ीरो करूँगा और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा ख़त्म। तो ये कुछ काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको पिवट टेबल की समझ आई होनी है। इसमें मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें चीज़ें और भी हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चीज़ों को बारी बारी एक एक चीज़ को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको उससे आइडिया होएगा कि ये चीज़ क्या ऑप्शन दे रही है। जितनी मैक्सिमम चीज़ें थी ना इसमें वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं। आई होप कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होनी है।